का आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन इस वक्त मौजूद है। रोहन, अब 10 दिन से ज्यादा का लगभग समय गुजर चुका है। महाराष्ट्र चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। महायुति सरकार गठन तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तक नहीं हो पाया। और जैसा कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक महायुति सरकार का गठन नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल यही लगातार बना हुआ है, क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बड़ी वजह है? क्या वो कारण है कि अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया? और देखिए रंजन, जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से दबाव बना रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं इसके चलते डिले तो हुआ है तमाम ये जो प्रोसेस है, मुख्यमंत्री चुनने का जो प्रोसेस है। लेकिन आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री और विजय रूपाणी महाराष्ट्र सीएम फेस चुनने के लिए उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और आज बीजेपी की बैठक भी होने वाली थी, महायुति की बैठक भी होने वाली थी, लेकिन मीटिंग टल गई है। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि 5 तारीख को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण है। इसका तो ऐलान बीजेपी की तरफ से हो गया है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस होते हैं या नहीं, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे पहले तमाम एक केंद्रीय मंत्री का नाम चल रहा था सीएम फेस की रेस में। कल मैं देख रहा था डोंबिवली से विधायक हैं, मैं नाम भूल रहा, रविंद्र चौहान, उनका भी नाम आगे रेस में चल रहा था। यहाँ तक कि विनोद तावड़े का भी नाम उछल गया था। तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे सीएम, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। क्योंकि बीजेपी खासतौर पर अपनी इस रणनीति के लिए भी जानी जाती है, जैसा कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी किया कि एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कोई नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है, तो देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और चेहरे को वहां पर लेकर आना बहुत बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल भी होगी। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, मुझे बताइएगा, क्या गृह मंत्रालय का पैच है जो अड़ा हुआ है? क्या बड़ी वजह यह है? क्योंकि जब एकनाथ शिंदे खुद भी मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गृह मंत्रालय नहीं था, जब उद्धव सरकार में वो थे तब भी उनके पास नहीं था, और इससे पहले बीजेपी की भी जब सरकार 2014 में थी तब भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस समय महायुति या बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अगर बहुत सी चीजें स्मूथली चल रही होती तो शायद जब अमित शाह के साथ महायुति के जो तीनों नेता थे, दिग्गज नेता, अगर उन्होंने मीटिंग कर ली होती तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन वो चीजें अभी नहीं हो पाई है, ग्राउंड पर नहीं उतर पाई। अमित शाह ने सबको वहां पर समझा बुझा करके वापस मुंबई भेजा कि आप मुंबई में जाकर महायुति के जितने भी जो नेता हैं आप बैठक करो और एक कुछ फैसला निकालो। लेकिन मुंबई की बैठक नहीं हो पाई और 2 से 3 बार ऐसी बैठकें थी जो टलती जा रही है। एकनाथ शिंदे एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है जो बैठक में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अजीत पवार का लग रहा है मामला कहीं ना कहीं तक सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का मामला अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और यही वजह है कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर बना दिए तो इसका मतलब कल या परसों में ऐलान हो जाएगा। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से मामला भी फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा मामला फंसा हुआ है सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ना ही डिप्टी सीएम की बात है बाकी जो मंत्रालय किस किस के खाते में जाएंगे। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, बहुत से ऐसे मंत्रालय जिसकी वजह से भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बिल्कुल। और रोहन, देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे गृह मंत्रालय का, लेकिन समझने वाली बात यही है कि एकनाथ शिंदे अगर उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो गृह मंत्रालय शायद वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन वही एकनाथ शिंदे सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से अब सपोर्ट करूंगा गृह मंत्री का, और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है, मैं जनता के लिए खून के आखिरी कतरे तक काम करूंगा, इस तरीके के बयान वो देते हैं। और दूसरी तरफ जैसे कि आप भी बता रहे थे कि मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, खुला डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो संकेत दे रहे हैं कि जो भाई साहब हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, तो वो सरकार का गठन नहीं होती। ये तो दोहरा चरित्र निकलकर सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि इनको हेल्प कर पाएगा और इन सब के बीच सरकार गठन होना संभव हो पा रहा है? देखिए रंजना, कल मैं एकनाथ शिंदे का बयान सुन रहा था ठाणे आने से पहले, जो वो पीसी कर रहे थे। तो एक तरफ बीजेपी जहां इतनी पावरफुल अभी हो गई है 132 सीटों के साथ, और एकनाथ शिंदे को पहले सीएम पद तो मिला नहीं, उनकी नाराजगी वहीं पर, उन्हें झटका वहीं लग गया, गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया, उसके बाद एक और झटका उन्होंने लगा। लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे को जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भी अपना त्याग गिनाने लगे कि 2.5 साल के दौरान मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, मैंने भी 24 घंटे 24x7 तत्पर रहा महाराष्ट्र की जनता के लिए। ये आप किसे गिना रहे हो? या बीजेपी को गिना रहे हो, उस बीजेपी को जो भी 132 सीटों के साथ सबसे ज्यादा पावर में है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे यहाँ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे को केंद्र में कहीं ना कहीं मंत्री पद देने की बात चल रही थी, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा था, और गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। गृह मंत्रालय की बात करें तो पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार रही है, देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय रहा है, और इस बार जब इतनी ताकतवर है बीजेपी तो जाहिर सी बात है। इसलिए भी रोहन, क्योंकि महाराष्ट्र की खासतौर पर राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में गृह मंत्रालय जो है वो सबसे सुप्रीम मंत्रालय कहा जाता है। आप सीएम कोई भी हो, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए रहे तब गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था।
बहुत से काम बताए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का पैच फंसा, हालांकि कई काम उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि गृह मंत्रालय इतना पावरफुल है कि मुख्यमंत्री की एक बार को कुर्सी चले जाए, ये मंत्रालय हमारे पास से नहीं जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो समझना चाहिए जनता को भी कि आप चुनाव से पहले बात करते हैं कि हम आपके सेवक के रूप में काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन जब चुनाव आप जीत चुके हैं तो सिर्फ पद के लिए आप क्यों काम कर रहे हैं? आप काम करो ना फिर जनता के लिए, आपको मंत्रालयों से क्या फर्क पड़ता है? और वो भी तब जब वो खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुझे कोई मोह नहीं है, मैं तो कॉमन मैन की तरह हाँ, मैंने मैं काम आपके किया। साथ हूँ, जो भी आप फैसला लेंगे। फिर ये तरीके की बयानबाजी जनता को बरगलाने सी है। बिल्कुल, मैं मीडिया रिपोर्ट्स कुछ पढ़ रहा था, उसमें अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर अगर बात नहीं बन पाती है तो खबर ये भी है कि क्या पता केंद्रीय आला कमान की तरफ से कोई एक शख्स आएगा जिसका नाम नितिन गडकरी है, शायद उनकी भी वहां पर एंट्री हो सकती है सीएम रेस की सूची की अगर हम बात करें तो। कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी अभी स्मूथली नहीं खेल पा रही है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे की चेहरे की मायूसी कह लीजिए या दर्द कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं कैमरों पे एक दो बार नहीं कई बार हम देख चुके हैं। अजीत पवार बिल्कुल साइलेंटली है क्योंकि उनकी जो डिमांड थी शायद वो पूरी हो चुकी है और उनको पता है कि जब 5 दिसंबर को जब सरकार का गठन होगा तो उस टाइम पे उनको सारी चीजें मिल जाएंगी, सरकार में क्या कुछ उनका रोल रहने वाला है। लेकिन एकनाथ शिंदे शायद सेटिस्फाई नहीं है और शिवसेना अब वो पार्टी बन चुकी है, ना वो उद्धव गुट की साइड झुकाव दिखा सकती है और ना ही बीजेपी की तरफ ज्यादा लेकिन दिखा वो सकती कहते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और जिस तरीके से उन्होंने वहां से कट ऑफ करके वो यहाँ आए थे, इसलिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको साध के चले। लेकिन बड़ा सवाल रोहन यही है सबके जहन में, अगर सीएम की कुर्सी तो चल ही गई, समझिए 90% से ज्यादा, गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता जिसके चांसेस बहुत कम है, तो एकनाथ शिंदे अब यहाँ से क्या करेंगे? क्या ऑप्शन भी बच जाता है? कुछ नहीं होगा रंजना, कल मैं भी वही बात कर रहा था कि फूफा जी के नाराज होने से शादी कभी नहीं रुकती है। तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे मान ही जाएंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एमवीए की सरकार अघाड़ी खेमे की सरकार तो बनने से रही, उनके पास वो जादुई आंकड़ा ही नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को जाहिर सी बात अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के अलावा 6-7 मंत्रालय और मिलने वाले हैं, और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जो है शहरी विकास मंत्रालय, उनका हमेशा से पसंदीदा मंत्रालय रहा है। अजित पवार हमेशा से फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी पसंद रही है। हालांकि अजित पवार पहले भी कह चुके हैं कि अब देखिए यहाँ पर खास बात यह है, अजित पवार 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के आगे उनकी सुई हमेशा रुक जाती है। वो पहले भी कह चुके हैं, कोई मोह माया नहीं, वित्त मंत्रालय में खुश है। वो जानते हैं और वो कहते भी रहे हैं हमेशा कि देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे आर माय जूनियर्स, बट उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, इसका मुझे हमेशा से मलाल रहा है। लेकिन जैसा कि बात विशाल कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहने की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें दो राय है। 99% चांसेस है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, क्योंकि पहली प्लस पॉइंट तो ये है, पहला कि पीएम मोदी के सबसे खास काज है, पीएम मोदी उन्हें काफी पसंद करते हैं। और बीते दिन चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबते बयान देकर कहा है कि शाम 5 बजे 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण महाराष्ट्र के सीएम का होना ही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को झटका लगा कि भाई हम रूठे हैं या चाहे मान जाए, बीजेपी को और महायुति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शायद यही वजह है कि वो अब बैकफुट पर आ चुके हैं। बिल्कुल, और इतना समय क्योंकि 10 दिन गुजर गए नतीजा आने के बाद, और इतना लंबा समय गुजर गया है, और वो भी तब जब एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो उस चीज को लेकर पहले ही सरेंडर भी कर चुके हैं। लेकिन हालांकि पहले उनको अब केंद्र में भी अब शामिल करने की जो बात हुई, तो माफ कीजिएगा, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को काफी करीब से जानते हैं। एक तो हम डिस्कस कर रहे थे सुमित, कास्ट फैक्टर को लेकर भी हमने पिछले दिनों डिस्कस किया, और मौजूदा जो समीकरण चल रहे हैं, क्या लग रहा है 5 तारीख तक क्या कुछ और हो सकता है? देखिए, एक ही सीन मुझे नजर आ रहा है, 2 सीन मुझे नजर आ रहा है। पहला सीन तो आप तय मानिए कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। देखना पड़ेगा कि क्या एकनाथ शिंदे शामिल होते हैं सरकार में, नहीं शामिल होते हैं, ये एक सवाल है केवल, और कुछ सवाल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर सवाल है कि वो उनके एक बयान में देख रहा था कि एक ब्राह्मण के अंडर में 2 मराठा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे काम कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल है, या फिर किसी मराठा को बनाया जाए। तो इसमें भी एक बात ये आ रही है सामने कि भाई 2 मराठा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो रहने ही वाले हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, तो फिर एक ब्राह्मण को सीएम बनाने से क्या दिक्कत है, ये भी कई सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मुझे जो आइडिया है, जो हमने अभी तक वर्किंग देखी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह के दबाव में, ये लोग बहुत रेयरली कभी झुकते हैं। जो इनको करना होता है, जैसे इनको जिनको चीफ मिनिस्टर बनाना होता है, जो तय होता है वो करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का इतना ज्यादा उनका दावा मजबूत है, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार एकनाथ शिंदे के अंडर में उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कहा गया, जबकि वो उसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन जब पार्टी ने कहा, उन्होंने पार्टी के हुक्म को माना।
इसके अलावा अभी हमने देखा कि जिस तरीके से जो 2.5 साल सरकार चली एकनाथ शिंदे की, जिसमें वो डेप्यूटी सीएम थे, उसमें भी पूरी स्पॉटलाइट पूरी देवेंद्र फडणवीस के पास ही थी, साथ ऊपर ही थी। सारे बड़े डिसीजंस हम देखते थे कि देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल। के जरिए ही हो रहे थे। और ये जो चुनाव लड़ा गया, इतनी बड़ी जीत हासिल की पूरी महायुति ने और खास तौर से बीजेपी ने, उसका बहुत बड़ा एक की फैक्टर देवेंद्र फडणवीस की रणनीति को माना जा रहा है। बिल्कुल, और यही वजह, और फिलहाल ये सवाल है भी नहीं कि सीएम कौन बनेगा, सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे क्या सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो गृह मंत्रालय की डिमांड जो अब तस्वीरों के पीछे से निकलकर सामने आ रही है किसकी डिमांड वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जब वो खुद भी मुख्यमंत्री थे तो जिक्र जैसा आपने किया कि देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।